नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में हम लोग संघीय कार्यपालिका को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो अभी लेक्चर चल रहा है वो राष्ट्रपति से संबंधित चल रहा है। अभी तक हमने राष्ट्रपति के बारे में देख लिया। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा, वो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। उसके बाद राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है और 55 में दिया हुआ है। 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और अनुच्छेद 55 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 60 में एक मिनट शपथ के बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम देख रहे थे राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकार के बारे में। शक्ति और अधिकार के बारे में एक बार छोटे से रिकॉल कर लेते हैं। हमने राष्ट्रपति की शक्ति को अनेक भागों में विभाजित किया था। जैसे आप देख सकते हैं, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, इस तरीके से हमने अलग अलग पार्ट में, ये देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये हमने अलग अलग पार्ट में राष्ट्रपति के शक्ति और अधिकार को हमने विभाजित किया था, ठीक है। और उसी के तहत हम लोग लास्ट लेक्चर में कार्यकारी शक्ति देख लिए थे, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास में होता है। इसके तहत वो प्रधानमंत्री व उसके सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करती है, ठीक है। उसके अलावा अंडमान निकोबार या किसी भी SC ST क्षेत्र के लिए वो अपने नियम को लागू करवा सकता है वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, अर्थात वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही नहीं बल्कि CAG, कैग, उसके बाद वित्त आयोग, उसके बाद आप कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या राज्य के राज्यपाल, या जितने भी ये सब हैं जो केंद्रीय स्तर के आयोग हैं, उन सभी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये इनका हमने देख लिया था। इस तरीके से बहुत सारा हमने कार्यकारी शक्ति देखा था, ठीक है। उसके बाद विधायी शक्ति भी हमने देखा था। विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है उसी के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक पारित होकर के कानून बनता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार भी है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार अनुच्छेद कितने में दिया हुआ है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आप कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके से हमने विधायी शक्ति के बारे में देख लिया। इसके साथ ये भी देखा कि वो लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा की संसद की बैठक बुला सकता है, ठीक है ना, उसे विघटित कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जितना भी काम करता है संसद से संबंधी वो प्रधानमंत्री के सलाह के बाद ही करता है, चाहे वो विघटन हो या सत्रावसान हो या सत्र को बुलाना हो। इसके साथ साथ किसी भी चुनाव के बाद जब पहली बार संसद का बैठक होता है तो उसमें ये अभिभाषण देते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष ये संसद के पहली बैठक में अभिभाषण देते हैं, भले ही ये अभिभाषण जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को हमने देख लिया। इसके साथ ही हमने देख लिया कि कोई भी विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आता है, वहाँ पे राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, और ये अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो उस पर साइन कर दे, दूसरा वो अपने पास सुरक्षित रख ले, और तीसरा वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अगर वो पुनर्विचार के लिए लौटाता है, वैसे कंडीशन में फिर दोबारा पुनर्विचार के बाद आता है तो राष्ट्रपति को साइन करना बाध्यकारी होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक, जो विधेयक संविधान संशोधन करता हो या धन विधेयक वाला हो, वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये इतनी सारी बातों को हमने देख लिया था विधायी शक्ति में। आज हम लोग देखेंगे वित्तीय शक्ति के बारे में। देखिए, ये सारा हमने देख लिया था। अगर आपको PDF की ज़रूरत हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। इसके साथ साथ विधायी शक्ति में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्ति है
राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का, तो हमने देखा था अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वो अध्यादेश संसद के कानून के इक्विवेलेंट ही काम करता है और इसकी टोटल अवधि 6 महीने की होती है और प्लस जो पहली बार बैठक होती है उसके बाद 6 सप्ताह, तो टोटल अगर कुल अवधि पूछा जाए तो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह। ऐसे संसद कभी भी उसे चाहे तो निरस्त कर सकती है अपने बैठक में। और एक बार जब बैठक हो गया, 6 महीना के पहले भी अगर बैठक हो गया, तो प्रथम बैठक के 6 सप्ताह के अंदर उसका अनुमोदन संसद द्वारा जरूरी है, नहीं तो वो स्वतः निरस्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी कभी भी वो एक साधारण विधेयक पारित करके उस विधेयक को निरस्त कर सकती है संसद। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल में देख लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। आपको पहले ही बताए थे कि हमारे घर में अगर हम बात किया जाए तो हमारे घर में जो माँ होती है उनके पास में सारी शक्तियाँ मौजूद होती है। वो हमारे लिए न्यायालय होती है, हमारे लिए विधान पालिका होती है, हमारे लिए कार्यपालिका होती है और हमारे लिए वो ट्रेजरी भी उन्हीं के पास होता है। ठीक है, अगर कुछ गलत काम कर लिए तुरंत 2 थप्पड़ लग जाता है, उसके बाद कुछ क्या काम करना है इसके बारे में भी बताती है, ठीक है ना, सजा भी देती है, काम करने का तरीका भी बताती है, नियम भी बनाती है। और कल के डेट में जब जरूरत पड़े कि माँ थोड़ा टॉफ़ी लेना है, पैसा दे, तो फिर 2 रुपया भी या 10 रुपया जितने भी है माँ ही देती है। तो ये सारा का सारा जिस तरीके से घर परिवार में हम देखते हैं माँ के पास में सारी शक्तियाँ निहित होती है, उसी तरीके से राष्ट्रपति पूरे देश स्तर पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारी शक्तियाँ निहित होती है। कार्यपालिका की पूरी शक्ति है, विधायिका की पूरी शक्ति उसके पास है, वित्तीय शक्ति उसके पास है, अर्थात किसी भी फंड को यूज करने के लिए राष्ट्रपति के परमिशन की जरूरत होती है। यहाँ तक कि आकस्मिक निधि का वो सर्वोसर्वा होता है, कभी भी जरूरत पड़ने पर भारत के जो आकस्मिक निधि है उसका यूज कर सकता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि धन विधेयक, हम लोग आगे चर्चा करेंगे विस्तार से धन विधेयक के बारे में, जब हम लोग लोकसभा संसद पढ़ेंगे ना, जब हम लोग विधायिका पर आएंगे उस समय विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही उसे पेश किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 110। हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे एग्जामिनेशन में कि धन विधेयक का जिक्र किस में है, तो अनुच्छेद 110 में है, ध्यान। और यहीं पर एक वित्त विधेयक होता है, तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति से पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होती है। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसमें अंतर, बेसिक अंतर क्या क्या है। तो ये पहली बात ये ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जहाँ पे धन निष्कासन से संबंधित होता है कंटीजेंसी फंड में, ठीक है। चलिए, आकस्मिक निधि का प्रयोग भी राष्ट्रपति कर सकता है, ये इसके अंदर आता है। ये पूरी जो भारत में आकस्मिक निधि होता है, 3 तरीके का निधि है ना भारत में, तो वो जो आकस्मिक निधि होता है भारत का, उसका प्रयोग राष्ट्रपति कभी भी कोई भी अप्रत्याशित स्थिति, अर्थात जैसे मान लिया जाए अभी कोरोना आ रखा है, अब कोरोना में देश की आर्थिक स्थिति एकदम बेकार हो गई, अब ऐसे में फंड चाहिए सेंटर को और स्टेट को, तो राष्ट्रपति चाहे तो आकस्मिक निधि में जो पैसे हैं उसको निकाल करके वो दे सकता है। उसके बाद हर एक साल केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। वैसे तो ये वित्त मंत्री रखती है, लेकिन ये केंद्रीय बजट को रखवाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल को निर्देश देता है कि आप संसद के समक्ष इसे रखिए। और आप समझ रहे हैं बजट जो है वो पूर्ण रूप से वित्तीय ही है, आप तो समझते ही हैं। बजट में क्या होता है, हमारा लेखा जोखा होता है, क्या होता है कि कितना हम व्यय करेंगे, कितना आय होगा, क्या हमारा सेविंग चलेगा, किधर क्या होगा, ये पूरा का पूरा लेखा जोखा वही बजट होता है, ठीक है। अगर मान लिया कि 100 रुपया है तो 100 रुपया में कितने रुपये हमारे पास आएंगे, कितने रुपये व्यय होंगे, ये पूरा का पूरा लेखा जोखा बजट में होता है। उसके बाद कोई भी अनुदान, अगर कोई भी ग्रांट की मांग की जा रही है संचित निधि से, तो उसके सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। इसके बारे में अनुच्छेद 304 में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मैं लिख दिया हूँ रेफरेंस के लिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बता देंगे, और इसके अलावा आप हमारे लेक्चर को खाते पीटते उठते बैठते कभी भी आप 2 से 3 बार सुन लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। साथ ही वित्तीय शक्ति के गठन में हमने कार्यपालिका शक्ति में एक चीज़ देखा था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये सब की नियुक्ति करता है वो कार्यपालिका शक्ति है, लेकिन वित्त आयोग की नियुक्ति करना
वित्त आयोग का गठन करना, ये इसका विधायी शक्ति में अंतर आता है। तो वित्त आयोग किस लिए गठन किया जाता है आपको पता है? वित्त आयोग के गठन का एक सर्वोसर्वा कारण है कि वो केंद्र और राज्य के बीच में कर का बंटवारा करती है, पैसे का बंटवारा करती है। वही बताती है कि केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का बंटवारा किस तरीके से किया जाना चाहिए, और ये हर एक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। तो इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, वित्तीय शक्तियाँ। समझ रहे हैं? पूरा का पूरा राष्ट्रपति के कंट्रोल में सारा ट्रेजरी होता है भारत का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है न्यायालय, जो राष्ट्रपति है उसका न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ कहने का मतलब राष्ट्रपति एक न्यायालय भी है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप पूरे देश के न्यायालय से थक हार जाते हैं तो आपके पास में एक राष्ट्रपति बचते हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले निर्भया कांड का जो आरोपी था वो कई बार राष्ट्रपति के पास में याचिका डाला, लेकिन राष्ट्रपति उसके याचिका को खारिज कर दिए। ठीक है, तो ये न्यायिक शक्तियाँ भी उनके पास में होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के डिसीजन को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति राष्ट्रपति है जो इन सब के डिसीजन को क्या कर सकता है? उल्टा कर सकता है। अर्थात अगर कोई मृत्यु दंड तक दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड तक दे दिया है या कारावास कुछ भी दे दिया है, और अगर राष्ट्रपति के पास में वो पहुंच जाता है दया याचिका लेकर, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसका मृत्यु दंड पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, वो चाहे तो उसको मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, चाहे तो 10 साल में बदल, मतलब कुछ भी कर सकता है। पूरी की पूरी शक्ति उसे दी गई है राष्ट्रपति के पास में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा प्रमुख है। अक्सर राष्ट्रपति को एक रबड़ स्टाम्प के रूप में देखा जाता है, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प नहीं है, बल्कि उनके पास शक्तियों का भंडार है। जरूरत है कि उन शक्तियों का वो पालन करे, और पालन क्या करे? वो करते ही है। सॉरी, ये गलत मैंने बोल दिया, वो करते ही है, उनके पास ये पूरी शक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। वो तो हल्का सा रेफरेंस देख लिया, अब देखते हैं। सबसे पहला न्यायिक शक्ति में आप ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के जो जज होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भले ही इसके लिए सिफारिश देने के लिए एक ये होता है, कॉलेजियम होता है, जिसे हम कोर्ट, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, हाई कोर्ट, जब न्यायालय पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ये भले ही कॉलेजियम इसके बारे में सलाह देती है, लेकिन जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो किसके साइन के बाद होता है? तो राष्ट्रपति के साइन के बाद होता है। तो ये इनकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, उच्चतम न्यायालय से कभी भी अगर मान लिया जाए कि किसी संकट पर कोई, आप कभी कभार ऐसा होता है कि सदन कोई विधेयक पारित करके दे दिया, लोकसभा राज्यसभा कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति को दे दिया, बोला कि सर आप साइन कर दीजिए इस पर। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को लगता है यार ये लीगल है, इलीगल है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो किसी भी पॉइंट पर कभी भी वो चाहे तो किससे सलाह ले सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है राष्ट्रपति के लिए। जब चाहे तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मुद्दे पे, किसी भी विधिक अर्थात लीगल मुद्दे पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का व्याख्याकार ही है। तो किसी भी लीगल मुद्दे पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, और इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 143, आई लव यू 143, ध्यान रखिएगा। मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और बोलता है आई लव यू 143। ठीक है, अर्थात सलाह लेने जाता है कि हम क्या करें, ये करना ठीक है या नहीं करना ठीक है। जैसे हम अपने जो लव्ड वन होते हैं उनसे सलाह लेते हैं ना कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप दीजिए, राय दीजिए, सलाह दीजिए। तो ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी सलाह दे रहा है तो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो मान सकता है, चाहे तो नहीं मान सकता। जैसे हम लोग किसी से मान लिया कि हमें दुकान खोलना है, हम किसी से सलाह लिया, अब कोई बोला कि अरे भाई दुकान खोल रहे हो तो इसके लिए बैंड बाजा बारात एकदम बढ़िया से खाना पीना का अरेंजमेंट करो, उसके बाद दुकान खोलो। अब हमारा बजट उतना नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसके सलाह को मानेंगे? नहीं, हम मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल करना तो मुझे है। तो इस कारण राष्ट्रपति किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को 5 शक्ति प्राप्त है। कितने शक्तियां प्राप्त है? 5। वो शक्ति 5 तरीके का शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके अंतर्गत वो किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करता है या उसे कम करता है। तो वो 5 शक्तियां कौन कौन है, आइए एक बार आपको बताते हैं। सबसे पहला क्षमा। क्षमा कहने का मतलब वो किसी भी दंड को पूर्ण रूप से माफ कर सकता है। जो न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी जैसे मान लिया जाए कि हम चोरी किए या हम किसी का मर्डर कर दिए, पर परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें करना पड़ा और हम बहुत नेम फेम वाले आदमी हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दिया कि आपको मृत्युदंड होगा। वैसे कंडीशन में हम राष्ट्रपति के पास में क्षमा याचना, दया याचिका लगाएंगे और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि नहीं इससे देश को क्षति हो सकती है, ये व्यक्ति देश में रहना चाहिए, ठीक है ना, अगर उसे लगा कि नहीं इसकी ज़रूरत है देश को, तो वो मुझे क्षमा दे सकता है। जैसे कई बार ऐसा केस हुआ है, संजय दत्त, सलमान खान, या कई बार ऐसा केस हुआ है जिस कंडीशन में राष्ट्रपति ने लोगों की जो सजाएं हैं वो कम किया है और माफ़ किया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहली जो शक्ति है वो क्षमा, अर्थात किसी भी दंड को पूर्ण रूप से माफ़ कर सकता है, चाहे वो फांसी का दंड क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी बात आती है प्रविलंबन। प्रविलंबन, आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। प्रविलंबन का मतलब थोड़ा देर विलंब कर देना, टाल देना। जैसे ये मुख्य रूप से फांसी के लिए यूज किया जाता है कि जैसे अभी मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दी कि नहीं भाई 20 मई 2020 को फांसी दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे 2021, 2022 इस तरीके से प्रविलंब कर सकती है। तो दूसरी शक्ति ये हो गई। चलिए तीसरी शक्ति देखते हैं। तीसरी शक्ति जो है वो विराम। तीसरी शक्ति कौन सी है? विराम। वो किसी भी दंड को विराम दे सकता है, अर्थात विशेष परिस्थितियों में उसे कम कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई बुजुर्ग है, शारीरिक अपंगता है या महिला है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में उस दंड को थोड़ा कम कर सकता है वो। जैसे 10 साल की सज़ा है तो उसे बोलेगा ठीक है आप जाइए, 2 साल जेल में रह करके बाहर निकल जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे से ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। तो ये शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास में है। उसके अलावा चौथी शक्ति है परिहार। चौथी शक्ति को क्या कहते हैं? परिहार, याद रखिएगा। ये देखिए उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप इसे 2-3 बार देखेंगे, सुनेंगे, किताब में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। परिहार का मतलब होता है सजा की मात्रा बदल देना। मतलब अगर मान लिया कि 2 वर्ष का, मान लीजिए कि 2 वर्ष या मान लीजिए कि 5 वर्ष का कठोर कारावास है, 5 वर्ष का कठोर कारावास है, ठीक है, तो उसे वो 1 वर्ष में बदल सकता है। बोल देगा कि ठीक है 1 वर्ष आप कर लीजिए किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट आता है 5वां नंबर पे, वो है लघुकरण। वो क्या है? लघुकरण, अर्थात किसी भी सजा के प्रकृति को पूर्ण रूप से बदल देगा। जैसे अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उस मृत्युदंड को वो पूर्ण रूप से खत्म करके बोलेगा कि ठीक है आप जाइए आजीवन कारावास कर लीजिए। बोलेगा ठीक है आप जाइए, 10 साल की आपको सजा हो जाती है। तो इस तरीके से वो उसे चेंज कर सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा अनुच्छेद 72, काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया। अब आपको अनुच्छेद 72 याद भी हो गया होगा कि अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की, और वो है सैनिक से संबंधित। आप हमेशा सुने होंगे कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल के अंतर्गत जो सज़ा दी जाती है ना किसी सैनिक को, देशद्रोह या किसी भी चीज़ के लिए कोर्ट मार्शल करके जो सज़ा दी जाती है वो किसी न्यायालय में सुनने योग्य नहीं होता है। कोई न्यायालय उस पर काउंटर नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि सिविल कोर्ट में कोई सज़ा दे दिया तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट में सज़ा दे दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। या किसी पैरामिलिट्री में जो कमांडेंट होते हैं, या किसी पैरामिलिट्री में अगर कमांडेंट है, आप ध्यान रखिएगा, जो कमांडेंट होते हैं किसी भी पैरामिलिट्री में, उनकी शक्ति एक सिविल जज के इक्विवेलेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट जज के। तो वो अगर कमांडेंट कोई सज़ा देते हैं तो उनकी सुनवाई सीधे हाई कोर्ट में होती है। लेकिन सेना में अगर कोई सज़ा दे दिया गया कोर्ट मार्शल के थ्रू, तो इसके सुनवाई करने की शक्ति किसी भी न्यायालय में नहीं है। इसकी शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति में है और वो है राष्ट्रपति। ये यूनिक शक्ति है इनकी। तो कोर्ट मार्शल की सज़ा को कम कर सकता है या इसे माफ़ कर सकता है, ठीक है। इसके पास एक रिकॉल कर लेते हैं।
हमने क्या क्या देखा न्यायिक शक्तियों में? सबसे पहले उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उसके अलावा लीगल मामले अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत हमने देखा कि किसी भी दोष सिद्धि व्यक्ति को, दोष सिद्धि कहने का मतलब कि जिसका जो दोष है, जिसका क्राइम जो है वो प्रूफ हो चुका है, उसके लिए क्षमा, विलंब, प्राणदंड, स्थगन, राहत, माफी प्रदान कर सकता है। और एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार क्षमा दान रद्द कर दिया गया है तो दूसरी बार याचिका नहीं डाली जा सकती है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देख लिया। और कोर्ट मार्शल की पूरी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हमने देखा किसकी? न्यायिक शक्तियां, कि कोर्ट मार्शल से अगर कोई सजा मिल गया तो उसका न्याय भी राष्ट्रपति कर सकता है। उसके अलावा सैन्य शक्तियों के रूप में एक अलग वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये बताई गया है कि सेना का, भारत के सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेना प्रमुख कौन है? सेना प्रमुख कौन है? आप आर्मी प्रमुख मत मान लीजिएगा, थल सेनाध्यक्ष हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना का प्रमुख कौन है। तो भारतीय सेना का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक प्रमुख, यही अगर राजनीतिक प्रमुख पूछ लिया जाए कि भारतीय सेना का राजनीतिक प्रमुख कौन है, तो वो प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि वो राजनीति के तहत चुन करके जाता है। ठीक है, वो किसी पार्टी विशेष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी पार्टी विशेष से नहीं होता है, एक न्यूट्रल पद होता है राष्ट्रपति का, जिस तरीके से राज्यपाल का है। तो ये हमने देखा कि सारे सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके साथ साथ जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों सेना के प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। और आप ध्यान रखिएगा कि संसद की अनुमति के बाद वो किसी युद्ध की घोषणा कर सकता है और किसी युद्ध की समाप्ति कर सकता है। ये युद्ध के घोषणा करने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं है, बल्कि किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और वो कब ये काम करता है? तो जब संसद वो अनुमति देती है। ठीक है, वास्तविक शक्ति संसद के पास में होता है, और अगर संसद अनुमोदन कर दे तो राष्ट्रपति को युद्ध का घोषणा करना पड़ता है या उसे समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ती है। तो ये सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है। तो हमने अभी तक इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं आपातकालीन शक्ति के बारे में। वैसे आपातकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा बाद में हम लोग आपातकाल के बारे में बहुत ही डिटेल ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 352, 356, 360 इनको बहुत ही डिटेल ढंग में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अभी तत्काल देख लेते हैं। भाग 18 में आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है। कहाँ है? भाग 18 में। अक्सर कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। एक एक करके जब आप बारी बारी से इसे पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप इसे आराम से पढ़िए। अभी हम लोग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? रिकॉल है, याद है? तो हम लोग अभी भाग 5 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघ के बारे में दिया हुआ है। संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है? न्याय कार्यपालिका आ जाएगा, जिसके बारे में अभी अब पढ़ रहे हैं। उसके बाद विधायिका आएगा और फिर न्यायपालिका आएगा। ये तीन चीज संघ के बारे में है, और ये तीनों के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक दिया हुआ है। अभी हम तत्काल कार्यपालिका में पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका का कौन कौन सा हिस्सा है? तो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और एक महान्यायवादी। अभी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अनुच्छेद को हमने देख लिया। तो राष्ट्रपति के पास एक आपातकाल की शक्तियां होती है, वो बहुत ही ताकतवर शक्ति है राष्ट्रपति के पास, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत शक्ति है। ठीक है, ये आपातकाल की शक्तियों के बारे में संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 356 तक के चर्चा की गई है। लेकिन ये जो आपातकाल लगाता है वो भले ही राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन किसकी सहायता से? मंत्रिपरिषद की सहायता से। और अगर किसी युद्ध की घोषणा करना है तो वो किसके अनुमोदन से करता है? तो संसद के। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे मंत्रिपरिषद नहीं बल्कि संसद के अनुमोदन पर। चलिए एक बार देख लेते हैं 352 में क्या है, 356 में क्या है और 360 में क्या है। देखिए 352 में युद्ध, ठीक है, या बाहरी आक्रमण, या आवास आक्रमण नहीं, युद्ध, पहला युद्ध, या अगर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दिया, या सशस्त्र विद्रोह नहीं, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, सशस्त्र विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह। अगर ये तीन मामला, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है
कि अनुच्छेद 52 में कौन से 3 मामला के बाद बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तो वहां पर 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, आप एक कमेंट करके बताइए, ये पहले बताया गया है कि सशस्त्र विद्रोह कब से लिखा गया। पहले यह सशस्त्र विद्रोह नहीं था, पहले आंतरिक विद्रोह का नाम था, उसे बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। सॉरी। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन, इसका नाम है राष्ट्रपति शासन। इसमें राज्यों में लगाया जाता है, कुछ एक राज्यों में। और एक और ध्यान रखिएगा, ये जो आपातकाल है वो किसी पूरे देश में या किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। दूसरा, राज्य, कोई भी एक राज्य है जहां पर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, सरकार चलाने में या संविधान लागू करने में वो सफल नहीं हो पा रही है, वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाता है और राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यपाल के थ्रू या किसी और व्यक्ति के थ्रू शासन संभाल लेता है। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे आपातकाल में। और वित्तीय आपातकाल, जब भारत की स्थिति बहुत बुरी हो जाए उस समय वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना की जो महामारी आ रखी है, अब ऐसे में मान लीजिए कि भारत का ट्रेजरी पूरा का पूरा खाली हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ जाएगा। वित्तीय आपातकाल में क्या होगा, जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी सरकारी पद है, वो सारे की सैलरी कट जाएगी, विशेषाधिकार भत्ते सारे के सारे रोक दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जिसकी पेमेंट कभी नहीं कर सकती है, उसके पेमेंट को भी कम किया जा सकता है इस वित्तीय आपातकाल में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 360 में। कई बार पूछ देता है कि वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस में है, तो 360 में। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस में है, 356 में। और युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की चर्चा किस में है, जिसके कारण आपातकाल लगता है, तो वो अनुच्छेद 352 में। देखिए यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन में आपका आंतरिक अशांति के बदले सशस्त्र विद्रोह लेकर आ गया है या बदल दिया गया था। आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसके बदले सशस्त्र विद्रोह लाया गया था, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी हुआ तो आंतरिक अशांति के नाम पर कई बार आपातकाल लगाया गया था, तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, इस कारण इसे बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि सशस्त्र विद्रोह के समय कौन सा जो अनुच्छेद है, मूल अधिकार है, वो निलंबित नहीं होता। अब पहले हो जाता था, अब निलंबित नहीं होता। यह देखिए हम आगे ये बता भी दिए, अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता। पहले तो हो जाता था। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का, रहने का, गाने का, खाने का, जो भी है, मतलब कहीं घूमने का, संघ बनाने का, समिति बनाने का, ये 19 के अंतर्गत है। लेकिन ये देखिए फर्स्ट आर्टिकल में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो सशस्त्र विद्रोह में 19 का तो हनन नहीं होगा। 19 मौलिक अधिकार को, आर्टिकल 19 को तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय इसे खत्म किया जा सकता है, अर्थात निलंबन हो जाता है। तो ये हमारे है। अब हम लोग देखेंगे वीटो पावर के बारे में, देख लेंगे एक बार। आज हम लोग देख ही लेते हैं वीटो पावर, है ना। उसके बाद एक मिनट, हाँ चलिए वीटो पावर देखते हैं। वीटो पावर क्या है, चलिए सॉरी, अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये डिटेल है, इसे अच्छे से बना देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।